डियर स्टूडेंट्स, मैं सब्जेक्ट कोड E203 बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें हम सबसे पहले मटेरियल्स को स्टार्ट करेंगे। और ये आपका जो यूनिट है वो है यूनिट नंबर 8, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स। यानी कि हम विद्युत इंजीनियरिंग जो पदार्थ है उनको किस तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, यानी कि उनका वर्गीकरण कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत इंजीनियरिंग पदार्थों के गुण के बारे में, यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल, यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, क्या इनके गुण होने चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ यह आसानी से उपलब्ध होने चाहिए। दूसरा, पदार्थों का यांत्रिक सामर्थ्य यानी कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, वातावरण का प्रभाव इन पदार्थों पर कम से कम या नहीं के बराबर होना चाहिए। चौथा पॉइंट, पदार्थ सस्ता होना चाहिए। पांचवा, पदार्थ की क्षरण प्रतिरोधक क्षमता उच्च होनी चाहिए, यानी कि हाई रेजिस्टेंस टू कॉरोजन होने चाहिए। तो ये हमारे जो मटेरियल्स है उनकी ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की हमने, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी होनी चाहिए। अब इनका वर्गीकरण कैसे करना है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स जो है वो हम किस तरह से करते हैं, वो इस प्रकार से है। पहला, कंडक्टिंग मटेरियल्स यानी कि चालक पदार्थ। दूसरा, सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स यानी कि अर्धचालक पदार्थ। तीसरा, इंसुलेटिंग मटेरियल्स यानी कि कुचालक पदार्थ। चौथा, मैग्नेटिक मटेरियल्स यानी कि चुंबकीय पदार्थ। इस तरह से जैसा हमने बताया कि हम विद्युत इंजीनियरिंग हमारे जो मटेरियल्स हैं जो कि इलेक्ट्रिकल में काम आते हैं उनको हम 4 तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी कि कंडक्टिंग मटेरियल्स, सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स, इंसुलेटिंग मटेरियल्स एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब इनके बारे में एक एक करके हम जो है कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि पहला मैं ले रहा हूँ चालक पदार्थ यानी कि कंडक्टिंग मटेरियल्स। यह वे पदार्थ हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता है। इन पदार्थों को पुनः 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला, निम्न प्रतिरोधकता पदार्थ यानी कि लो रेजिस्टिविटी मटेरियल्स। दूसरा, उच्च प्रतिरोधकता पदार्थ यानी कि हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल। 2 में हमने डिवाइड किया इसको, लो रेजिस्टिविटी मटेरियल एंड हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल। अब लो रेजिस्टिविटी मटेरियल के अंदर कौन कौन से आएंगे? निम्न प्रतिरोधकता पदार्थों में चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम को रखते हैं। इनका उपयोग मुख्यतः विद्युत चालक के रूप में किया जाता है। दूसरा, हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल यानी कि उच्च प्रतिरोधकता पदार्थ। उच्च प्रतिरोधक पदार्थों में टंगस्टन, नाइक्रोम, मैग्नीन आदि को रखते हैं। दोनों चालक पदार्थ ही, लेकिन दोनों को अलग अलग वर्गीकृत किया है, लो रेजिस्टिव मटेरियल और हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल। दूसरा, अर्धचालक पदार्थ यानी कि आपके सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स। यह वह पदार्थ होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता विरोधी पदार्थों तथा सुचालक पदार्थों के मध्य में होती है, यानी कि कंडक्टिंग मटेरियल्स और इंसुलेटिंग मटेरियल्स के बीच के ये मटेरियल्स होते हैं। मुख्यतः 2 अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन तथा जर्मेनियम ही उपयोग में लिए जाते हैं। अर्धचालक पदार्थों को पुनः 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला, पी प्रकार के अर्धचालक पदार्थ। दूसरा, एन प्रकार के अर्धचालक पदार्थ। ये अर्धचालक पदार्थ जिनमें एक्सेप्टर यानी कि अशुद्धि ग्राही होती है, जो आवर्त जो यानी कि हमारे पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी जो है उसके तीसरे ग्रुप में ये मटेरियल्स आते हैं। और इनमें जो अर्धचालक में धारा जो होती है वो जो फ्लो करती है वो ड्यू टू होल्स करती है। इन पदार्थों को पी प्रकार के अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। दूसरे जो होते हैं वो एन टाइप के होते हैं। इनमें अशुद्ध अर्धचालक पदार्थ वे हैं जिनमें अशुद्धता होती है तथा जो पीरियोडिक टेबल के 5वें ग्रुप में होते हैं। इस कारण बनने वाले अर्धचालकों में धारा संवहन इलेक्ट्रॉन के द्वारा होती है। पी टाइप में होल्स की वजह से धारा प्रवाह होती है और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से धारा का प्रवाह होता है। अब हम तीसरे वाले पे आए, यानी कि इंसुलेटिंग मटेरियल यानी कि कुचालक पदार्थ। यह वह पदार्थ होते हैं जिनसे विद्युत धारा प्रवाह संभव नहीं है, यानी कि ऐसे मटेरियल जिनमें से धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है।
इन पदार्थों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है। पहला, पदार्थ की अवस्था के आधार पर। इस प्रकार के वर्गीकरण में सभी विद्युत रोधी पदार्थों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला, सॉलिड इंसुलेटिंग मटेरियल यानी कि ठोस विद्युत रोधी पदार्थ। सेकंड, लिक्विड इंसुलेटिंग मटेरियल यानी कि सरल विद्युत रोधी पदार्थ। तीसरा, गैसियस इंसुलेटिंग मटेरियल यानी कि गैसीय विद्युत रोधी पदार्थ। यानी 3 तरह के सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, ये इंसुलेटिंग मटेरियल को हमने वर्गीकृत किया। और दूसरा वर्गीकरण जो इसी में इंसुलेटिंग मटेरियल्स में करते हैं, वो हम उनके तापक्रम के अनुसार करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, वाई टाइप के जो इंसुलेटिंग मटेरियल होंगे उनकी तापक्रम जो है यानी कि तापमान सहने की शक्ति जो है वो अधिकतम 90 डिग्री सेल्सियस होती है। उसके बाद ए टाइप के विद्युत रोधी पदार्थ जिनमें तापक्रम अधिकतम 105 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। उसके बाद ई टाइप के जिनकी तापक्रम क्षमता 120 डिग्री सेल्सियस हो सकती है। फिर बी टाइप के जिनकी अधिकतम तापक्रम क्षमता सहने की 130 डिग्री सेल्सियस हो सकती है। एफ टाइप के विद्युत रोधी पदार्थ जिनकी 155 डिग्री सेल्सियस होती है। फिर एच टाइप के इंसुलेटिंग मटेरियल्स जिनमें अधिकतम टेम्परेचर सहने की शक्ति 180 डिग्री सेल्सियस होती है। और लास्ट सी टाइप के इंसुलेटिंग मटेरियल्स जिनमें 180 डिग्री से अधिक सेल्सियस टेम्परेचर सहने की शक्ति होती है। यानी कि हमने इंसुलेटिंग मटेरियल्स को 2 में डिवाइड किया। एक वर्गीकरण तो है वो पदार्थ की अवस्था के आधार पर, अवस्था मीन्स किस तरह के वो पदार्थ है, जैसे हमने कहा सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। दूसरा, हमने उसके टेम्परेचर यानी तापक्रम के आधार पर वर्गीकृत किया इंसुलेटिंग मटेरियल को, जिसमें हमने कहा है वाई, ए, ई, बी, एफ, एच और सी, यानी टोटल 7 हैं। इन 7 को टेम्परेचर के अनुसार हमने वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट जो है आपका, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए अगर किसी मशीन पर लिखा हुआ है, यदि किसी विद्युत मोटर पर विद्युत रोधी वर्ग बी अंकित है तो उस मोटर का विद्युत रोधी पदार्थ कार्य करते समय 130 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापक्रम सीमा सहन करने की क्षमता रखता है, क्योंकि उस पर बी अंकित है। और हमें जैसे पहले भी कहा है कि जो इंसुलेटिव मटेरियल बी है उसकी अधिकतम क्षमता कितनी होती है, 130 डिग्री सेल्सियस। इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि अगर किसी मशीन पे उसमें जो स्पेसिफिकेशन दे रखा है, उस स्पेसिफिकेशन में जो ये लिखा हुआ है उसका वर्ग, इसका मतलब है कि वो कितने डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर तक उसमें सहन कर सकती है। ना अब लास्ट हम आए चौथा, चुंबकीय पदार्थ पे। चुंबकीय पदार्थ जो है उनको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला, लोह चुंबकीय पदार्थ यानी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। दूसरा, अचुंबकीय पदार्थ यानी कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। और तीसरा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ यानी कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। अब इनमें एक एक करके हम जो है इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम इनको पहचानते हैं। यह वर्गीकरण पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता यानी कि रिलेटिव परमेबिलिटी के हिसाब से आधार पर किया जाता है। यानी कि उनकी रिलेटिव परमेबिलिटी यानी कि अपेक्षित चुंबकीयशीलता कितनी है, उसके हिसाब से हम इन चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे ऐसे पदार्थ जिनकी अपेक्षित चुंबकशीलता का मान 1 से बहुत अधिक होता है उन्हें लोह चुंबकीय पदार्थों की श्रेणी में रखा जाता है। यानी जिनकी रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से बहुत ज़्यादा होती है उनको हम यानी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में रखते हैं, यानी कि लोह चुंबकीय पदार्थ में रखते हैं। उसके बाद ऐसे चुंबकीय पदार्थ जिनकी अपेक्षित चुंबकशीलता यानी कि रिलेटिव परमेबिलिटी का मान इकाई से बहुत अधिक नहीं होता लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उनको अचुंबकीय पदार्थ यानी कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। और इनको जो है अचुंबकीय पदार्थ की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे अपन एग्जांपल लें, हवा की जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है वो 1.01 होती है, यानी कि अपेक्षित चुंबकशीलता 1.01 होती है। ऐसे में हम इसको इसी वर्ग में रखते हैं, यानी कि अचुंबकीय वर्ग में रखते हैं, यानी कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में रखते हैं। नेक्स्ट जैसे मैं बात करूँ, ऐसे चुंबकीय पदार्थ जिनकी अपेक्षित क्षमता यानी कि रिलेटिव परमेबिलिटी जो है 1 से कम हो, ऐसे को हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ यानी कि डायमैग्नेटिक मटेरियल की श्रेणी में रखते हैं। जैसे एग्जांपल है इसका बिस्मिथ। ना अब एक चीज़ और, इसमें चुंबकीय पदार्थ में हम लो चुंबकीय पदार्थ को जो है उसके हिस्टेरेसिस लूप जो कि हमने पढ़ा हुआ है बी और एच कर्व जो कहलाता है, उसके आधार पर भी वर्गीकृत कर सकते हैं।
जैसे मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपको कि किस तरह से हम इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके हिस्टैरिसीस लूप का क्षेत्रफल यानी कि एरिया हिस्टैरिसीस लूप का अधिक नहीं होता, वो H का तथा, यानी एक पॉइंट हो गया जिनका हिस्टैरिसीस लूप का एरिया अधिक नहीं होता, तथा H यानी कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स, तथा B मीन्स फ्लक्स डेंसिटी के बीच जो मान है, यानी कि H का मान बढ़ाने पर B का मान शीघ्रता से बढ़ता है, उनको सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक पदार्थ कहते हैं। क्या चीज़ हमने कही, यानी कि हिस्टैरिसीस लूप जो है बनता है उसका एरिया कम होता है, और दूसरा जैसे जैसे हम H यानी मैग्नेटिक फोर्सेस का मान बढ़ाते हैं तो फ्लक्स डेंसिटी शीघ्रता से बढ़ती है। ऐसे जो मैग्नेटिक मटेरियल है उनको सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं या मृदु चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जिनके हिस्टैरिसीस लूप का क्षेत्रफल अधिक होता है तथा H का मान यानी कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स का मान बढ़ाने पर B का मान क्षण क्षण बढ़ता है, यानी कि धीरे धीरे बढ़ता है, वो कठोर चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, यानी कि हार्ड मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं। इन्हें स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोग करते हैं, यानी कि परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का उपयोग करते हैं। और हार्ड फेरोमैग्नेटिक का मतलब हो गया जिसमें हिस्टैरिसीस लूप का जो एरिया है वो अधिक होता है, और H का मान यानी कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स का मान बढ़ाएंगे तो आपका फ्लक्स डेंसिटी का मान बहुत स्लो रूप बढ़ेगा, तो वो पदार्थ हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं। तो ये हमने जो है चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण देखा, और टोटल जो है हमने विद्युत जो हमारे जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स है उनको हमने किस तरह से वर्गीकरण किया है वो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट में हम जो है इसको एटॉमिक जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से हम अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स का वर्गीकरण पढ़ेंगे। थैंक यू।